हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसान है। मेरा नाम है सौरभ और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइरल मॉडल के बारे में। तो पिछले सारे वीडियो में हमने बात किया कि वाटरफॉल मॉडल क्या है, इटरेटिव मॉडल क्या है एंड इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। तो उसी तरह से एचडीएलसी का और एक मॉडल है जिसका नाम है स्पाइरल मॉडल, और ये मॉडल सबसे खास और इम्पॉर्टेंट मॉडल है एचडीएलसी प्रोसेस का। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में। तो पहले मैं ये बता दूं कि दोस्तों कि स्पाइरल मॉडल काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि किताब में इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके में लिखा जाता है, तो इसलिए शायद आपको बुक्स में समझ में ना आए। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ, मैं बहुत ही ईजी तरीके इसमें ईजी वे में आपको समझाऊंगा, और ये मतलब कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है स्पाइरल मॉडल को समझना। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है स्पाइरल मॉडल। तो स्पाइरल मॉडल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। देखिए, स्पाइरल मॉडल जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल होता है। क्यों? हमने वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल पढ़ा था। जितने भी सारे हम मॉडल्स पढ़ेंगे या फिर पढ़े हैं, तो उन सब मॉडल्स में जो डिसएडवांटेज था, तो स्पाइरल मॉडल क्या करता है, उन सभी डिसएडवांटेज को ओवरकम करता है। जैसे वाटरफॉल मॉडल आप सिर्फ छोटे प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते थे, स्पाइरल मॉडल्स आप कितने भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हो। वाटरफॉल मॉडल में आप रिस्क एनालिसिस नहीं कर सकते थे, लेकिन स्पाइरल मॉडल में आप रिस्क एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए स्पाइरल मॉडल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास मॉडल है। दिस मॉडल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय बैरी बोहेम इन 1986। तो बैरी बोहेम ने 1986 में इस मॉडल को डिस्क्राइब किया था पहले। स्पाइरल मॉडल कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ रिस्क। तो स्पाइरल मॉडल क्या करता है, स्पाइरल मॉडल जब हम प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, तो स्पाइरल मॉडल के जरिए हम क्या कर सकते हैं, रिस्क को हैंडल कर सकते हैं, रिस्क को एनालाइज कर सकते हैं और उसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं। और इससे क्या फायदा होता है, हम बेहतर प्रोडक्ट बना सकते हैं जो आगे जाके हमको कोई प्रॉब्लम ना दे, या फिर प्रॉब्लम दे तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि स्पाइरल मॉडल जो है वो रिस्क को हैंडल कर सकते हैं। हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। द स्पाइरल मॉडल हैज 4 फेजेस। स्पाइरल मॉडल का 4 फेजेस है, जो कि पहला है प्लानिंग, दूसरा है रिस्क एनालिसिस, तीसरा है डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग और चौथा है इवोल्यूशन। हम एक एक फेज को बारीकी से समझेंगे। ठीक है, इट इज in its diagrammatic representation it looks like a spiral। तो इसका जो डायग्राम्स है तो वो स्पाइरल की तरह दिखता है, जैसे एक मॉर्टिन होता है, मॉर्टिन की तरह दिखता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्पाइरल मॉडल। तो चलिए अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको 4 खोप दिख रहा है। तो ये पहला खोप है, मतलब इसको आप जियोमेट्रिक मतलब ग्राफ की तरह अगर सोचो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो पहले क्वाड्रेंट पे आता है प्लानिंग। पहले क्या होगा, मैंने जैसे बताया था, प्लानिंग होगा। तो देखिए, मैं एक एक करके समझाता हूँ। प्लानिंग में क्या होगा, कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करके प्रोजेक्ट को समझा जाएगा, प्रोजेक्ट का फंक्शनैलिटी क्या है ये समझा जाएगा, कौन सी टेक्नोलॉजी में हम प्रोजेक्ट को करेंगे, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या है, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या है, ये सब कुछ समझा जाएगा। और जितने भी डिज़ाइनिंग वगैरह का पार्ट है, DFD या डी जो भी यूज केस डायग्राम्स, क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, जो भी डायग्रामेटिक पार्ट है, जो भी रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस का पार्ट है, फंक्शन को समझना क्या पार्ट है, प्रोजेक्ट कितना टाइम लगेगा, कॉस्ट कितना हो सकता है, तो इन सभी प्लानिंग जो है वो इस फेज में हो जाए। तो देखिए, प्लानिंग फेज में क्या होगा, हमको प्रॉब्लम्स मिलेगा। इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो जो प्रॉब्लम्स हो सकता है वो प्रॉब्लम मिलेगा, और हम क्या ढूंढेंगे, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जितने भी वे है तो वो हमको मिलेगा। तो प्रॉब्लम्स हम डिफाइन करेंगे और प्रॉब्लम्स का सलूशन भी इस फेज में हम डिफाइन करेंगे। तो ये प्लानिंग फेज है। नेक्स्ट फेज है रिस्क एनालिसिस। अभी प्लानिंग फेज में प्लानिंग फेज से जो भी हमको आउटपुट मिला वो हम दे देंगे रिस्क एनालिसिस फेज में। प्रॉब्लम फेज से हमको क्या मिला, प्लानिंग फेज से हमको क्या मिला,
प्रॉब्लम मिला और उसका सोल्यूशन मिला, हम ढूंढेंगे सोल्यूशन। तो उस सोल्यूशंस को हम देंगे रिस्क एनालिसिस फेज में। मान लीजिए हमने सोल्यूशन ढूंढा है, 20 सोल्यूशन हमने ढूंढा है, तो उस 20 सोल्यूशन को हम दे देंगे रिस्क एनालिसिस फेज में। अब रिस्क एनालिसिस फेज में क्या होगा कि जितने भी सोल्यूशंस हमने ढूंढा है, हम देखेंगे उसमें से बेस्ट सोल्यूशन कौन कौन सा है, तो हम चूज करेंगे बेस्ट सोल्यूशन। जो सोल्यूशन हमने चूज किया है, फॉर एग्जांपल हमने 5 सोल्यूशन चूज किया है, अभी 5 में से 2 बेस्ट सोल्यूशन हम चूज करेंगे। कौन सा सोल्यूशन चूज करेंगे? जिसमें से रिस्क सबसे कम हो, जिस सोल्यूशन में रिस्क हमको कम मिले, मिनिमम मिले, या फिर रिस्क हो ही ना, तो उस सोल्यूशन को हम ढूंढेंगे। और क्या करेंगे, उसके साथ साथ हम यहाँ पे प्रोटोटाइप भी बनाएंगे। रिस्क एनालिसिस, रिस्क को डिफाइन करेंगे, रिस्क को एनालिसिस करेंगे, और हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, एक प्रोटोटाइप डेवलप करेंगे। अब प्रोटोटाइप मतलब क्या है ना, प्रोटोटाइप मतलब क्या, प्रोटोटाइप मतलब नमस्ते, मैं दीपा मलिक हूँ। मैं एक एथलीट हूँ। शॉट पुट, जैवलिन, डिस्कस सब में मैंने नेशनल और इंटरनेशनल मेडल्स जीते। मैं एक चैंपियन स्विमर भी हूँ, कार रैली रेस ड्राइवर भी, और एक बाइकर भी। और मैं पैराप्लेजिक भी हूँ, लेकिन मेरे पैरालिसिस ने कभी मेरी कैपेबिलिटीज को डिफाइन नहीं किया। तो बच्चों, छोटी उम्र does not mean छोटे ड्रीम्स। इसीलिए बड़ा सोचो, दूर का सोचो। पूरा सॉफ्टवेयर नहीं, बट एक वर्केबल सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर, आप ऐसे बोल सकते हो कि सॉफ्टवेयर का एक ट्रायल वर्जन है। सॉफ्टवेयर का एक ट्रायल वर्जन हम रिस्क एनालिसिस फेज में डेवलप करेंगे। हम ये श्योर हो जाएंगे कि हाँ, हम रिस्क को आगे जाके मॉडिफाई कर सकते हैं, हम रिस्क को हैंडल कर सकते हैं। तो इसीलिए हम पहले से ही एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना के देख लेते हैं कि हम कितना इस सॉफ्टवेयर में आगे जाके काम कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रिस्क एनालिसिस फेज। और यहाँ पे आपको किसी किसी बुक में एक सीधा लाइन भी दिखेगा, जहाँ पे मैं आगे बताता हूँ इसके बारे में। चलिए, तो ये हो गया हमारा रिस्क एनालिसिस फेज, जहाँ पे हम एक छोटा वर्किंग सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। तो अब हमें प्लानिंग फेज में हमने जो प्रॉब्लम ढूंढा और प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला, और उसको रिस्क एनालिसिस फेज में दिया, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन निकाला, प्रोटोटाइप बनाया, तो उन सब आउटपुट कहाँ पे आ जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट पे, जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग फेज। अब यहाँ पे क्या होगा, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग फेज पे पता है आपको, यहाँ पे कोडिंग होगा। कोडिंग करके एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, और सॉफ्टवेयर बन जाने के बाद सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाएगा कि सॉफ्टवेयर ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं, जो रिक्वायरमेंट्स था वो ठीक तरह से चल रहा है कि नहीं, जैसे टेस्टिंग होता है। तो यहाँ पे डेवलप करके सॉफ्टवेयर को बनाया जाएगा और टेस्ट किया जाएगा। अभी यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर रेडी हो गया, तो ये रेडी हो गया, जो सॉफ्टवेयर हमारा रेडी हो गया है, उसको हम दे देंगे हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट पे, जहाँ पे हम क्या करेंगे, इवोल्यूशन करेंगे। इवोल्यूशन यानी कि कस्टमर को वो सॉफ्टवेयर दिखाया जाएगा, कस्टमर क्या करेगा, वो सॉफ्टवेयर को इवेलुएट करेगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर को एग्जामिन करेगा, चला के देखेगा कि ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं, देखेगा कि उस कस्टमर्स का जो रिक्वायरमेंट्स था वो पूरी तरह से फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तो उसके बाद क्या करेगा, कस्टमर फीडबैक देगा। तो इवोल्यूशन फेज से हमें मिलेगा फीडबैक तो हम दे देंगे फिर से प्लानिंग फेज से। तो अभी नेक्स्ट फिर से आ जाएगा प्लानिंग फेज में, और फिर से यहाँ पे क्या होगा, प्लानिंग होगा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा, जो चीज हो रहा था, डायग्राम वगैरह डिजाइन करना, फिर से प्लानिंग होगा, फिर प्लानिंग फेज से आ जाएगा रिस्क एनालिसिस फेज में, फिर डेवलप्ड होगा, फिर इवोल्यूशन होगा, फिर प्लानिंग होगा। तो इस तरह से ये क्या करेगा, घूमता रहेगा। कब तक घूमता रहेगा, ये तब तक ये चीज घूमता रहेगा, प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, इवोल्यूशन, प्लानिंग, इस तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4 करके घूमता तब तक रहेगा जब तक कि कस्टमर पूरा सेटिस्फाई नहीं हो जाता। तो यही इस मॉडल का खास बात है, इसीलिए आप इसको स्पाइरल की तरह घूमते हुए दिखाई देता है आपको बुक में, इस तरह से स्पाइरल की तरह ये घूमता है। होप कि अब आपको ये चीज समझ में आया है क्यों ऐसा गोल गोल घूमता है, ठीक है। अभी देखिए, अभी इन चारों पॉइंट्स को मैं दोबारा आपको एक अच्छी तरीके से समझाता हूं, हम इन पॉइंट्स को अलग अलग से समझेंगे। देखिए, पहले
क्या होता है? प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज में क्या बोला जा रहा है कि रिक्वायरमेंट्स आर गैदर फ्रॉम द कस्टमर एंड ऑब्जेक्टिव्स आर आइडेंटिफाइड एंड एनालाइज एट द स्टार्ट ऑफ एवरी फेज। तो क्या किया जाएगा? रिक्वायरमेंट्स गैदर किया जाएगा, मतलब रिक्वायरमेंट्स को लिया जाएगा कस्टमर से, मतलब क्या क्या फंक्शनैलिटी होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी में हम काम करना चाहते हैं, जो जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होगा हम गैदर करेंगे, किस तरह का सॉफ्टवेयर होगा वगैरह, इस तरह ये सब चीज़ हम कस्टमर से लेंगे। एंड द ऑब्जेक्टिव्स आर आइडेंटिफाइड, मतलब क्या करना होगा, कौन सा सॉफ्टवेयर हमको बनाना होगा, ये हम आइडेंटिफाइड करेंगे। एंड एनालाइज्ड एट द स्टार्ट ऑफ एवरी फेज, एंड एनालाइज करेंगे। तो ये हमारा स्टार्टिंग फेज है। रिक्वायरमेंट्स लाइक BSR एंड SRS। तो BS रिक्वायरमेंट्स किस तरह का? BSR या फिर SRS आर गैदर्ड फ्रॉम दिस क्वाड्रेंट। तो इस क्वाड्रेंट से हमें क्या मिलता है, क्या गैदर करते हैं हम? BSR या फिर BSR एंड SRS। BSR का मतलब होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और SRS का मतलब है सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स यानी कि बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन यानी कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या हमको रिक्वायर है। इस सॉफ्टवेयर जो हम ले रहे हैं, एक बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या जरूरत है वो हम BSR यानी कि बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में देखते हैं। SRS यानी कि सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, यानी कि हमको सॉफ्टवेयर जो बनाना है, हमको सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट जरूरी है, तो ये हम देखते हैं SRS में। सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो हम देखते हैं SRS में। तो ये प्लानिंग फेज में डिफाइन हो जाएगा। देन ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन पॉसिबल फॉर द फेज आर प्रोपोज्ड इन दिस क्वाड्रेंट। तो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो जो पॉसिबल सोल्यूशन होगा, तो हमें प्रॉब्लम मिला, अब प्रॉब्लम के लिए हमें क्या ढूंढना है? सोल्यूशन। तो सोल्यूशन भी हम इस फेज में ढूंढेंगे, और सोल्यूशन ढूंढने के बाद इन सोल्यूशंस को हम कहाँ डालेंगे? नेक्स्ट फेज यानी कि रिस्क एनालिसिस फेज। तो प्लानिंग से हम आ गए अब रिस्क एनालिसिस फेज में। During the second quadrant, all the possible solutions are evaluated to select the best possible solution. तो यहाँ पे क्या किया जाएगा कि जो भी सॉल्यूशंस हमको मिला है, यानी कि प्रॉब्लम फेज से रिस्क एनालिसिस फेज में जो भी सॉल्यूशंस हमको मिला है, उन सॉल्यूशंस में से हम क्या ढूंढेंगे कि बेस्ट सॉल्यूशन क्या है। फॉर एग्जांपल हमको 5 सॉल्यूशन मिला है, तो 5 में से हम देखेंगे बेस्ट कौन कौन सा सॉल्यूशन है, तो उनको हम चूज करेंगे। Then the risk associated with that solution is identified and the risks are resolved using the best possible strategy. Next क्या किया जाता है? तो हमने 5 में से फॉर एग्जांपल 5 सॉल्यूशन में से हमने 2 सॉल्यूशन चूज किया। अब उन 2 सॉल्यूशंस में हम देखेंगे कि क्या क्या रिस्क फैक्टर उनके साथ जुड़ा हुआ सकता है, और उन रिस्क फैक्टर को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटेजी। जो भी स्ट्रेटेजी होगा, उन बेस्ट स्ट्रेटेजी से हम उन सभी रिस्क को हम सॉल्व करेंगे। अभी मैं हूं कैप्टन शालिनी से। देश को डिफेंड करना जानती हूं, मगर कल की जंग हमें टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के मैदान में लड़नी है। इसलिए मेरे देश के बच्चों काबिल बनो, अनस्टॉपेबल बनो, कोडिंग सीखो। इनफैक्ट whitehatjunior.com दुनिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म बन चुकी है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का परफेक्ट मेक। आज ही whitehatjunior.com पर फ्री ट्रायल क्लास बुक करो और बनो इंडिया के टेक यूनिकॉर्न। Hi, I'm Brad Callen, and in this video, I'm going to show you how anyone can quickly and easily create doodle videos, just like the one you're watching right now, using Doodly, our drag-and-drop doodle software that allows anyone, regardless of tech skills, to create highly engaging professional doodle videos in a matter of minutes. Because doodle videos are fun and engaging, they can get you more clicks, likes, shares, and most importantly, sales than any other type of video. Which is why Doodly is now the video tool of choice for over 150,000 businesses all over the world in virtually every industry and profession that you can imagine. Doodle videos are perfect for marketing, teaching, fundraising, personal use, and even inspiring others. After all, one of the keys to a successful video is to capture your audience's attention and keep it for an extended period of time. And since you're still watching this video, you already know how great doodle videos are at doing just that. Not only are doodle videos incredibly captivating, but research shows that they massively boost learning and memory retention.
As a result, viewers really absorb your message, making your videos that much more impactful. And even better, Doodle videos can make complex or boring subjects fun and easy to understand. So let me quickly show you how simple and easy Doodly makes it to create an interesting professional video. Alright, here I am inside the Doodly software, which is available for Mac and PC. You'll notice that you can choose the style of your video, selecting from whiteboard, blackboard, greenboard, glassboard, and for more advanced users, you can even use a green screen background, giving you lots of control over the video style. In this example, let's create a nice looking whiteboard doodle video. You'll notice that Doodly makes it super easy to create your own doodle videos with done-for-you scenes, hundreds of characters, a huge selection of props and images, royalty-free music, and even text. And for the ultimate in customization, you can even upload your own images, fonts, props, and music. Now to create a doodle video, it's really simple. First, I'll add a headline to get people's attention, then center it before adding a character. I like this one. And while I'm at it, I'm going to go ahead and add a prop too. I'll resize everything and voila, we have Steve reading a book on his chair. For the next slide, I'm going to do something a little different. Instead of adding a character or prop, I'm going to use one of Doodly's super convenient done-for-you scenes. So I'm going to simply drag and drop the scene I want right into my video. As you can see, Doodly is so easy to use that anyone can make doodle videos, even if they have zero tech or design skills. If you can click or drag your mouse, you can create a professional doodle video in a matter of minutes. Not only is creating a doodle video that simple, but we also have a bunch of really cool settings available too. Doodly allows you to customize your video with real hands, cartoon hands, or none at all, seeing transitions with even camera panning, and our Smart Erase mode to provide the realistic feel that you're looking for. And with just a couple of mouse clicks, you can also easily switch between different doodle video types at any moment. I'll change the doodle video I just created from whiteboard to blackboard in less than 5 seconds. Plus, you can even record a voiceover directly inside Doodly or add background music by simply choosing from our huge royalty-free music library. And of course, you have the option of uploading your own audio and image files as well. You can also select how long it takes the hand to draw something, so scenes, characters, and props are timed perfectly to your voiceover, should you choose to use one. Oh, and one more thing. When you upload your own image, using our enhanced Doodle Draw technology, you can make cool draw paths like this to teach Doodly exactly how you want to draw your imported images. And when you're done, you can preview your video before exporting it to a variety of formats, sizes, and qualities right to your computer, and you're ready to go. As you can see, doodle videos do an incredible job of educating, entertaining, and selling, making them one of the best investments you can make in your business. And that's especially true right now. The going rate for professional doodle video creation is anywhere from $1,000 to $3,000 to have someone make a video similar to the one that I just showed you. But with Doodly, anyone can create a doodle video regardless of tech skills and experience, meaning you can make dozens of doodle videos without paying ridiculously high fees to professional design firms. If you were to visit the Doodly.com homepage right now, you'd see the regular price for Doodly is an ongoing monthly payment, which adds up to $468 per year. But since you've landed on this limited time special promotion page, you can get your copy of Doodly right now for a one-time $67 payment. No monthly fees forever. And you'll even have access to all the free feature updates we offer our Doodly users, which is typically once every week. This special promotional price won't last forever, so to lock in this one-time $67 payment with zero monthly fees forever, go ahead and click or tap on the button next to this video to claim your copy of Doodly today. And we look forward to welcoming you to the Doodly family. अभी रिस्क का एक बहुत बड़ा चैप्टर है सॉरी, जो आगे जाके हम और भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। रिस्क, जो रिस्क बार बार ये रिस्क टर्म्स आ रहा है, तो क्या चीज़ है रिस्क? देखिए, रिस्क यानी कि सॉफ्टवेयर इन फ्यूचर या फिर एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट तो कोई इशू आ सकता है क्या? किस तरह का इशू आ सकता है? आफ्टर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या ऐसा हो सकता है कोई लीगल प्रॉब्लम आए? तो ये एक रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए आपका रिक्वायरमेंट्स है कि यहाँ पे मशीन लर्निंग आपको
आपके सॉफ्टवेयर में डालना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रिस्क क्या है कि आपके पास कोई मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट करने वाला कोई डेवलपर नहीं है, कोई ऐसा एम्प्लॉय नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक रिस्क है। तो इस रिस्क को आप सॉल्व करोगे एक अच्छा एम्प्लॉय हायर करके जिसको मशीन लर्निंग आता हो। तो इस तरह से ये इस रिस्क को इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है और सॉल्व किया जाता है। सिंपल। नाउ लास्ट पॉइंट, एट द एंड ऑफ दिस क्वाड्रेंट प्रोटोटाइप इज बिल्ड फॉर द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। तो जो हमारा बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा उस सोल्यूशन से हम क्या बनाएंगे, प्रोटोटाइप बनाएंगे। प्रोटोटाइप मतलब एक वर्केबल सॉफ्टवेयर, पूरा सॉफ्टवेयर नहीं, मतलब जो ठीक ठाक काम करता हो, एक ट्रेलर की तरह एक ट्रायल वर्जन हम बनाएंगे, ताकि हम समझ पाए कि हाँ अगर हम ट्रायल बना सकते हैं तो हम पूरा सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। उसके बाद रिस्क एनालिसिस से जो भी हमको सॉफ्टवेयर छोटा प्रोटोटाइप मिलेगा उसको हम दे देंगे डेवलपमेंट फेज में। अभी आ जाएगा हमारा ये डेवलपमेंट फेज में, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग फेज में। तो यहाँ पे क्या होगा, कोडिंग करके एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा। तो डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग फेज में क्या होगा, ड्यूरिंग द थर्ड क्वाड्रेंट द आइडेंटिफाइड फीचर डेवलप एंड वेरीफाइड थ्रू टेस्टिंग। तो यहाँ पे जो जो फंक्शनैलिटी लिखा गया है, जो जो एल्गोरिथम्स बनाया गया है, जो जो डिजाइन किया गया है, उनको एक्चुअल इंप्लीमेंट किया जाएगा और एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा। और एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनाया जाने के बाद क्या किया जाएगा, उसका टेस्टिंग किया जाएगा। टेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि हम एक अच्छी क्वालिटी की सॉफ्टवेयर दे सके, ताकि इन फ्यूचर कोई बग्स या एरर आने का चांसेस बहुत कम हो जाता है जब हम अच्छी तरीके से टेस्टिंग कर लेते हैं। तो डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग हो गया, हमारा पूरा सॉफ्टवेयर रेडी। अब हम इसको कहाँ पे देंगे, नेक्स्ट दे देंगे यहाँ पे इवेल्युएशन फेज में। इवेल्युएशन फेज में क्या होगा, द फेज अलाउज द कस्टमर टू इवेल्युएट द आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर द प्रोजेक्ट कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट स्पाइरल। नेक्स्ट स्पाइरल यानी कि प्लानिंग फेज में जाने से पहले इवेल्युएशन फेज में कस्टमर इसको इवेल्युएट करेगा और देखेगा कि जो जो फंक्शनैलिटी कस्टमर ने पहले बोला था वो अभी सही में बैठा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, दिस फेज अलाउ द कस्टमर टू इवेल्युएट द आउटपुट ऑफ द प्रोजेक्ट। आउटपुट ऑफ द प्रोजेक्ट यानी कि ये डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग फेज पे हमें जो सॉफ्टवेयर मिला, तो वो सॉफ्टवेयर क्या है, हमारा आउटपुट है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग फेज से जो इस फेज से जो आउटपुट हमको मिला, वो आउटपुट कस्टमर क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा। मतलब जो सॉफ्टवेयर है उसको इवेल्युएट करेगा बिफोर द प्रोजेक्ट कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट स्पाइरल। तो प्लानिंग फेज में फिर से जाने से पहले कस्टमर इसको इवेल्युएट करके फीडबैक दे देगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है, कस्टमर इवेल्युएट द सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड द फीडबैक एंड अप्रूवल। तो कस्टमर इसको अप्रूव करेगा, फीडबैक देगा, तो ये नेक्स्ट स्पाइरल में चला जाएगा, मतलब प्लानिंग फेज में चला जाएगा। इन द एंड प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट फेज स्टार्टेड। तो एट द एंड प्लानिंग फिर से स्टार्ट हो जाता है और फिर से घूमता रहता है। तो ये स्पाइरल कब तक घूमता रहता है, जब तक कि कस्टमर पूरा सेटिस्फाई नहीं हो जाता, जो रिक्वायरमेंट्स उनका पूरा फुलफिल नहीं हो जाता, तब तक ये घूमता रहता है। ठीक है, अभी देखिए जो हमारा इटरेटिव मॉडल था, इटरेटिव मॉडल अगर आपको याद है, इटरेटिव मॉडल में क्या होता था, इटरेटिव मॉडल में देखिए, इटरेटिव मॉडल में जो रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस का फेज था, आप ऐसे सोच सकते हो जी स्पाइरल मॉडल में जो ये प्लानिंग का फेज है, तो ये एक बार ही हो रहा था। डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड रिव्यू यानी कि फीडबैक का पार्ट ये बार बार रिपीट हो रहा था। लेकिन रिक्वायरमेंट्स गैदर और रिक्वायरमेंट्स डिफाइन करना, ये पार्ट पहले ही हो जा रहा था। मतलब कस्टमर से इंटरेक्शन एक बार होगा इटरेटिव मॉडल में। लेकिन यहाँ पे यही चीज है जो स्पाइरल मॉडल है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये चारों फेज बार बार रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, कस्टमर बार बार अपना सॉफ्टवेयर देख सकता है, कस्टमर से बार बार फीडबैक लिया जा सकता है, तो प्रोजेक्ट आपका बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे और एक बात बता देना चाहता हूँ, किसी बुक में आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा और यहाँ पे प्रोटोटाइप 1, प्रोटोटाइप 2, प्रोटोटाइप 3, प्रोटोटाइप 4 ऐसा लिखा रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि सिंपल सी मतलब बनता है कि रिस्क एनालिसिस से आप रिस्क एनालिसिस करके एक प्रोटोटाइप, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग में जाने से पहले यहाँ पे एक प्रोटोटाइप बना लेते हो। तो यही उसका मतलब है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये जो स्पाइरल है, ये जो फेज घूम रहा है, ये पहला
ये दूसरा, ये तीसरा, तो इसका साइज कितना बड़ा होगा, ये आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है कि स्पाइरल का साइज कितना बड़ा होगा। देखिए स्पाइरल का साइज प्रोजेक्ट के ऊपर वेरी करता है। प्रोजेक्ट जितना लॉन्ग टर्म चलेगा तो ये चारों फेज उतना बड़ा होगा। प्रोजेक्ट अगर शॉर्ट टर्म चलेगा तो यह चारों फेज छोटा होगा। तो ये साइज, ये जो स्पाइरल का साइज है ये मैटर करता है प्रोजेक्ट के ऊपर। तो आप एग्जाम में ऐसे 2-3 सर्किल में खत्म करके लिख सकते हो, ठीक है। और ये जो स्पाइरल का यहाँ पे रेडियस है वो ये दर्शाता है कि आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, ठीक है। तो चलिए आप बात करते हैं व्हेन टू यूज स्पाइरल मॉडल, कब हम स्पाइरल मॉडल को यूज करेंगे। होप कि आपको समझ में तो अब तक आ चुका है स्पाइरल मॉडल कहाँ यूज होगा। फिर भी हम बात कर लेते हैं कि व्हेन द प्रोजेक्ट इज लार्ज, तो बड़े प्रोजेक्ट के लिए हम स्पाइरल मॉडल को यूज करेंगे। देखिए छोटे प्रोजेक्ट के लिए अगर स्पाइरल मॉडल को यूज करते हैं तो लॉस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, तो क्यों छोटे प्रोजेक्ट में बार बार कस्टमर से इंटरेक्ट करना। बड़े प्रोजेक्ट के लिए जो लॉन्ग टर्म वाला प्रोजेक्ट है 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो उस प्रोजेक्ट के लिए हम यूज करेंगे स्पाइरल मॉडल। नेक्स्ट है वेयर द अमाउंट ऑफ रिस्क इज लार्ज, जो अभी हमने डिस्कस किया, अगर रिस्क बहुत ज्यादा आता है उस जगह आप स्पाइरल मॉडल को यूज करोगे, ठीक है। वेयर रिक्वायरमेंट्स आर कॉम्प्लिकेटेड मतलब जैसे कस्टमर को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि उनको चाहिए क्या, तो यहाँ पे क्या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होगा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जब रिक्वायरमेंट्स आर कॉम्प्लिकेटेड तो इस टाइम पे आप स्पाइरल मॉडल को यूज कर सकते हो। वेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट चेंजेस, तो जब सॉफ्टवेयर में बार बार चेंजेस की जरूरत हो, कस्टमर से इंटरेक्ट करके बार बार चेंजेस की जरूरत हो, तो वहां पे हम यूज करेंगे स्पाइरल मॉडल। वेयर इनफ टाइम फ्रेम आर देयर, तो हमें कस्टमर ने कोई ऐसा नहीं बताया कि हमें 10 दिन में चाहिए या 1 महीने में ये प्रोजेक्ट चाहिए, ऐसा नहीं। ये बड़ा प्रोजेक्ट है, फंक्शनैलिटी बहुत होगा लार्ज प्रोजेक्ट के लिए। ऐसे मान लीजिए कि एक हॉस्पिटल का वेयर हाउस आप बनाने जा, मेरे पैरालिसिस ने कभी मेरी कैपेबिलिटीज को डिफाइन नहीं किया, इसीलिए बड़ा सोचो, दूर का सोचो, कोडिंग सीखो whiteheadjunior.com पर जाकर। आफ्टर ऑल शुद्ध देसी कंपनी है, आज ही whiteheadjunior.com पर जा रहे हो तो कुछ इस तरह का सॉफ्टवेयर एक वेयर हाउस आप बनाने जा रहे हो, तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए ये बहुत बड़े सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज होता है, तो बहुत टाइम भी लगेगा। तो जब टाइम इनफ टाइम फ्रेम इज देयर, तो अब हम स्पाइरल मॉडल को यूज करेंगे। वेयर रिलीजेस आर रिक्वायर्ड टू बी फ्रीक्वेंट, तो जब हमें बार बार सॉफ्टवेयर को बना के कस्टमर को दिखाना पड़ता है कि ये ठीक तरह से चल रहा है कि नहीं, कस्टमर बार बार देखना चाहता है कि उनका सॉफ्टवेयर ठीक तरह से कैसा बन रहा है या फिर कौन कौन सा फंक्शनैलिटी अभी तक डेवलप्ड हुआ है, तो इस टाइम पे भी हम स्पाइरल मॉडल को यूज करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ स्पाइरल मॉडल। बेस्ट मॉडल फॉर रिस्क एनालिसिस एंड रिस्क हैंडलिंग, तो रिस्क को एनालिसिस करने के लिए और रिस्क को हैंडल करने के लिए ये बेस्ट मॉडल है। गुड फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा है। फ्लेक्सिबिलिटी इन रिक्वायरमेंट्स, देखिए रिक्वायरमेंट्स जो होता है यहाँ पे बहुत फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल यानी कि आप चेंज कर सकते हो रिक्वायरमेंट्स को। रिक्वायरमेंट्स में अगर चेंजेस करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि सॉफ्टवेयर को बार बार कस्टमर को दिखाया जा रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं कि एक बार में ही पूरा सॉफ्टवेयर बन के आ गया, ऐसा नहीं। तो क्योंकि सॉफ्टवेयर का छोटा छोटा मॉड्यूल धीरे धीरे करके डेवलप्ड हो रहा है, तो इसलिए रिक्वायरमेंट्स चेंज हो सकता है। रिक्वायरमेंट्स अगर चेंज होने की नौबत आया, रिक्वायरमेंट्स अगर ऐसा हुआ कि कस्टमर थोड़ा बहुत चेंजेस चाहता है, इस चीज़ को ऐसे डेवलप करना चाहता है, फंक्शनैलिटी में चेंजेस चाहता है, तो आप कर सकते हो। तो फ्लेक्सिबल इन रिक्वायरमेंट्स। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, भाई स्पाइरल मॉडल से जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो, किसी भी चीज़ को डेवलप करते हो, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो आ ही जाता है। मतलब कस्टमर तो सेटिस्फाई होता ही है, क्योंकि जो प्रोडक्ट आप बना के दोगे उनको एट द एंड, तो ये प्रोडक्ट कब रिलीज होगा, जब कस्टमर पूरी तरह से सेटिस्फाई होगा तब आप प्रोडक्ट को रिलीज करोगे। तो जब भी सॉफ्टवेयर में बात आ जाता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन का, तो तब हम स्पाइरल मॉडल यूज करते हैं। तो ये एक एडवांटेज है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सॉफ्टवेयर इज
प्रोड्यूस्ड अर्ली। तो देखिए बाकी जितने भी हमने मॉडल्स देखा तो वहाँ पे हम बहुत जल्दी सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे बहुत जल्दी हम सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं क्योंकि हम पहले ही एक प्रोटोटाइप बना ले रहे हैं। तो ये एक वर्किंग सॉफ्टवेयर बहुत पहले ही डेवलप्ड हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पाइरल मॉडल। तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस है स्पाइरल मॉडल का? The spiral model is much more complex than other SDLC model। तो जितने भी बाकी सारे SDLC मॉडल्स है तो उन सभी मॉडल्स में से स्पाइरल मॉडल कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि स्पाइरल मॉडल में हम क्या करते हैं, स्पाइरल मॉडल से हम बड़े सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, छोटे सॉफ्टवेयर को हम डेवलप नहीं करते स्पाइरल मॉडल से। तो इसीलिए ये इस मॉडल को मैनेज करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट है स्पाइरल मॉडल इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स एज इट इज एक्सपेंसिव। तो क्योंकि स्पाइरल मॉडल क्या है, एक्सपेंसिव है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा बहुत सारा मेंबर बन जाता है, मैनेजमेंट बहुत बढ़ जाता है, रिस्क एनालिसिस में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, प्रोटोटाइप बनाने में खर्चा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंसिव है। तो क्योंकि ये एक्सपेंसिव, हम सब ने देश का नाम ऊंचा किया है, अपने अपने अंदाज में, अपने अपने तरीके से। है तो ये स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए चूज हम नहीं कर सकते। तो स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए हम चूज क्यों करेंगे स्पाइरल मॉडल को? हम वाटरफॉल मॉडल को चूज करेंगे स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए। तो स्पाइरल मॉडल स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए अच्छा नहीं है। इट्स कॉस्टली फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट। हाँ, वही बात आ जाता है कि स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए आप यूज करोगे तो बेकार में आप रिस्क एनालिसिस में खर्चा कर दोगे, बार बार कस्टमर को प्रोजेक्ट डिलीवरी करने में खर्चा कर दोगे, तो कॉस्टली हो जाता है स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है। डिफिकल्ट इन टाइम मैनेजमेंट। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। एज द नंबर ऑफ फेजेस इज अननोन एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, सो द टाइम एस्टिमेशन इज वेरी डिफिकल्ट। देखिए यहाँ पे टाइम आप कैलकुलेट नहीं कर सकते इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि आपको पता नहीं है कि यहाँ पे कितना आपका जो सर्कल है कितना घूमेगा, मतलब वो चार जो फेजेस है वो चार फेजेस कितनी बार रनिंग होगा, कितनी बार घूमेगा, तब जाके आपका प्रोजेक्ट बनेगा। तो ये एक मैटर है। आपको टाइम, इस प्रोजेक्ट का अगर हाथ में ले रहे हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत डिफिकल्टी होगी। आपको कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये 2 साल में भी खत्म हो सकता है, 5 साल में भी खत्म हो सकता है, 10 साल में भी खत्म हो सकता है, क्योंकि कब जाके आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा और कब जाके ये प्रोजेक्ट आपका बंद होगा कुछ पता नहीं। तो यहाँ पे डिफिकल्टी इन टाइम मैनेजमेंट तो आता है। तो ये था स्पाइरल मॉडल के बारे में। तो पूरा जानकारी मैंने आपको दे दिया है। बहुत जल्दी इसका नोट्स भी आ जाएगा, इसका सीरीज खत्म होगा और मैं आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो शेयर करना अपने